वेलकम बैक टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो चला गया है। अब हम लोग का ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है और किस पोटेंशियल डिफरेंस से ये फ्लो करती है। पोटेंशियल डिफरेंस पिछले में हम लोग जाने थे, इसमें और अच्छे से जान जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो ये सब समझने के लिए ये जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ समझने के पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक क्लिप है जो कि और अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराएगा। देखिए क्या हो रहा है। पहले क्या था, वाटर। पहले जो वाटर है हमारा, वाटर का लेवल ये दोनों का इक्वल है, दोनों का लेवल सेम है। यहाँ देखो लेवल जो है दोनों का सेम है। तो जो यहाँ लेवल दोनों का सेम है तो वाटर का लेवल भी सेम है, वाटर का लेवल भी सेम है और यहाँ वाटर का फ्लो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसा ही ये एक का हाइट डिफ चेंज हुआ, यहाँ देखो एक का हाइट जो है ऊपर थोड़ा उठ गया है। तो हाइट उठने के कारण, हाइट ऊपर जाने के कारण ये वाटर फ्लो कर कर करके नीचे वाले साइड में जाने लगा। वाटर जो हो रहा था फ्लो कर करके नीचे वाले साइड में जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, इसमें कुछ पोटेंशियल आ गया जो कि हाइट आने के कारण आ गया। ठीक है, जो हाइट आने के कारण आ गया तो इसका जो पोटेंशियल ज़्यादा एनर्जी में था ये, तो इसका एनर्जी लो एनर्जी की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया, लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखो, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता, डेट मीन्स यहाँ वाटर लेवल दोनों का जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक के लिए ये वाटर फ्लो करते रहेगा। जब वाटर लेवल सेम हो गया, देखो यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल दोनों सेम है, इक्वल है। तो जब तक लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक क्या होगा कि वाटर जो होगा हाई से लो की तरफ फ्लो करते जाएगा। बॉटल वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। बॉटल क्या होता है, जो पानी रहता है उसमें हाफ फिल्ड रखना, हाफ फिल्ड में क्या करना, जो एक साइड में उठा देना तो दूसरे साइड में फ्लो करके चला जाएगा। इक्वल में रखना तो बैलेंस रहेगा वाटर, और दूसरी साइड को उठाना तो फिर एक साइड में आ जाएगा। तो क्या होता है, वाटर जो हो रहा है फ्लो करना शुरू कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। अब एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल देखो, एक बॉल हम लोग कुछ हाइट पर से फॉल कराते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है। तो जिस हाइट पर से हम बॉल को फॉल कराते हैं वो क्या है, मेरा हायर हाइट है, हायर पोटेंशियल वाला हाइट है। तो उस हाई पोटेंशियल वाले हाइट से हम लो पोटेंशियल की तरफ फॉल करा रहे हैं। ठीक है, हाइट से हम उसको नीचे की ओर चढ़ रहे हैं तो वो देखो नीचे गिर रहा है, गिर गया नीचे। तो ये क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो रहा है। उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी उसी तरीके से मूव करता है। वो भी हाई पोटेंशियल से जो होता है लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यहाँ पॉजिटिव से निकलते हुए ये बल्ब को ग्लो करा करके इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव किधर करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग पीछे क्या था, जो पीछे लिखा हुआ है ये सारा कुछ पढ़ते हैं। When two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to lower potential till they both acquire the same potential। जैसे कि देखो वाटर वाला केस मैंने दिखाया, उसमें क्या हो रहा था कि जो वाटर का एक था, एक का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिए तो वाटर का तब तक फ्लो करते जा रहा था जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर भी वही केस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में, इलेक्ट्रिक बॉडी के केस में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से समझ लें। व्हेन टू चार्ज बॉडी एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड, जब भी कोई चार्ज बॉडी को कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं मेटल वायर के थ्रू, तो वहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है और चार्ज तब तक फ्लो करते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, दोनों का किसका, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का। क्लियर हो गया होगा आगे। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट मेरा डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्जेस, और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में, वो बन रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक ना,
ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है वो फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है किसी भी कंडक्टर में। जैसे ये सर्किट है हमारा, ठीक है, ये सर्किट यहाँ पर, यहाँ सर्किट है, ये बल्ब है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से निकल कर करके फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन करंट क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट में मेरा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के कारण हो रहा है किसी कंडक्टर में, ठीक है, लाइक वायर, कोई भी मेटल का वायर रहेगा उसी में। क्लियर हो रहा है आपको। चलो अगले आगे देखते हैं। ये तो देख लिया है, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है, अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब बात कर रहा है यहाँ देखो किस चीज़ का, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी वायर है, ये एक वायर है, इससे एक यूनिट 1 यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया 1 यूनिट टाइम में, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट देगा। डेट मीन्स Q/T, ठीक है। I इज इक्वल टू Q/T होता है, जो कि T हमारा सेकेंड में होता है और ये Q जो होता है कूलम में होता है, ठीक है। Q जो होता है कूलम में होता है और T हमारा सेकेंड में होता है। यहाँ देख लो, I इज इक्वल टू Q/T करंट हो गया, और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, और A से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। SI यूनिट एम्पियर होता है। अब पूछ दिया जाता है कभी कभी कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे, ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड लगे तो वहाँ पर 1 एम्पियर मिल जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिख दिया हूँ, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है और फ्लो करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो वहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। अब करंट का तो यूनिट एम्पियर पढ़ रखा है, अब उससे भी छोटा छोटा यूनिट होता है। एक मिली एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर होता है। जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, ये सब पढ़े होंगे, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो 1 मिली लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ लीटर होता है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मिली लीटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक मिली एम्पियर हो गया ये। और उसके बाद एक माइक्रो एम्पियर होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रो एम्पियर, और ये 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर, 10⁻⁻6 याद कर लेना, ये दो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एम्पियर और एक मिली एम्पियर। और देखो, करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, आम मीटर से हम लोग करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। और करंट जो होता है, आम मीटर जो होता है, वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। आम मीटर सीरीज में लगाया जाता है अप्लायंसेस के। अगर जैसे देखो, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, आम मीटर लगा देंगे, और यहाँ से ये सर्किट और ये स्विच है, ठीक है। तो ये देखो सीरीज में लगा दिया मैंने। अब ये सर्किट डायग्राम है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने का। तो ये सर्किट डायग्राम में मैंने आम मीटर को लगा दिया सीरीज में आम मीटर लगा दिया। तो आम मीटर लगाने के कारण क्या इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आम मीटर में रेसिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो रेसिस्टेंस का आम मीटर होता है। आम मीटर में बहुत ही लो रेसिस्टेंस यूज होता है, जिसके कारण कि आम मीटर ईजिली करंट इसमें से मेजर कर करके बता देता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखो, एक क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब बात कर रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर, और वो कितने देर के लिए कर रहा है, 20 मिनट के लिए कर रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कितना चार्ज है। तो अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, यहाँ मुझे क्या क्या मालूम है, 0.25 मालूम है, 0.25 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, और Q निकालना है, और T भी हमें मालूम है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। I जिसमें से कितना 0.25 एम्पियर, और टाइम क्या था याद करो, टाइम जो लिया जाता था वो सेकेंड में लिया जाता था। तो सेकेंड में 20 को सेकेंड में गना 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 25/100 इंटू 20 इंटू 60, कटा कटा दोनों कट गया, 300 कूलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये हमारा आंसर आ गया 300 कूलम। कैसे आ गया वो भी क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे चलता हूँ। अब बात कर रहे हैं, देखो क्या दिया हुआ, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई सर्किट हम लोग तैयार किए हैं, जैसे ये देखो एक सर्किट तो तैयार कर दिया मैंने, यहाँ स्विच लगा दो। अब एक सर्किट तो तैयार कर दिया, अब इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए, तो कैसे होगा। तो सोचो क्या करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, घरों में जब भी अगर टॉर्च होता है तो टॉर्च का क्या करते हैं, उसमें बैटरी डालते हैं, ठीक है, सेल वगैरह डालते हैं, जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट होकर के कंटिन्यूस फ्लो करता है। जब भी हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो वो जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सर्किट को कंप्लीट कराना होता है। सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट कराना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें इनपुट करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इनपुट करते हैं, तो हम लोग छोटे से अप्लायंसेस में किसी में भी वो क्या करते हैं, सेल ऐड करते हैं, सेल लगा देते हैं उसके एक सिरे पर, दोनों सिरे पर सेल लगा देते हैं, दोनों एंड पॉइंट पर। जैसे यहाँ मैंने लगाया अभी, इस पॉइंट पर एक लगाया, एक इस पॉइंट पर, तो सेल को वहाँ पर इंटर करा देते हैं, जिसके कारण कि ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट फ्लो शुरू हो जाता है उसमें। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे to maintain a potential difference between two end of a conductor so as to get a continuous flow of current is connected the conductor between the terminal of a cell or a battery। अब यहाँ आ जा रहा है सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। ठीक है, अब देखो सेल क्या होता है, सेल किसे बोलते हैं, 1.5 वोल्ट जब सिंगल में रहता है तब ये एक सेल कहलाता है। ठीक है, सेल कहलाता है। अब 1.5 वोल्ट क्या हो रहा है, तो देखो एक घर में देखे होगे जो हमारे घड़ी में लगते हैं, कौन से घड़ी में, वॉल क्लॉक में, वॉल क्लॉक में इस तरह का लगता है, या फिर टीवी का रिमोट भी होता है उसमें भी लगता है। तो ये जो होता है 1.5 वोल्ट, उसमें कभी गौर से देखना 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, ये हमारा सेल होता है। और जब ये मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल एन, कितना सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, जब सिंगल रहेगा तो ये सेल कहलाएगा, सेल, सिंगल में सेल, और जब मल्टीपल आ जाएगा वो तो बैटरी हम लोग बोलने लगेंगे इसे। क्लियर है, तो हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, लेकिन अगर एक का बात करेंगे तो वो सेल बोलेंगे, लेकिन हम लोग 3 यूज करते हैं या 2 यूज करते हैं तो उसमें उस टाइम में क्या हो जाता है, वो बैटरी बन जाता है। क्लियर, अब देखो क्या बोल रहा है, अब ये कंटिन्यूस क्यों फ्लो कराते रहता है, जो सेल या बैटरी होता है वो कंटिन्यूस क्यों फ्लो कराते रहता है। तो घरों में देखते होगे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है इस तरीके का, इन्वर्टर बैटरी होता है जो, तो इससे जो हमारे घर में बल्ब जलते हैं, फैन जलते हैं, तो कैसे जल जाते हैं, तो सोचे हो कभी, इसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होते रहता है जिसके कारण कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन होते रहता है जिसके कारण कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसके कारण कि एक पॉजिटिव एंड और एक निगेटिव एंड बन जाता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जब भी तो एंड बनेगा ही। जैसे पीछे वाले में जो क्लिप था हमने उसमें देखा कि वाटर, और जब वाटर को हाई लेवल पे लेके गए तो वहाँ पर भी एक डिफरेंस जनरेट हुआ था जिसके कारण कि वाटर फ्लो करना शुरू हो गया। यहाँ पर भी वही होता है, केमिकल रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर एक डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसके कारण कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग।
अब यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है। दिख रहा होगा यहाँ एक 1.5 वोल्ट का सेल लगाया है। यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ देखो एंटर कर रहा है। अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा और इसमें जा करके इधर इसमें आ जाएगा इधर इस एंड में। अब ये क्या होगा, देखो कंटिन्यूस यहाँ पर सेल मेंटेन किए हुए, कंटिन्यूस यहाँ फ्लो करते रहेगा। ये क्या होता रहता है, इसके अंदर में 1.5 वोल्ट का मेंटेन रहता है, पोटेंशियल मेंटेन रहता है 1.5 वोल्ट का, जब तक कि ये जो सेल है वो इसके अंदर का केमिकल वीक ना हो जाए तब तक के लिए ये अपना मेंटेन रखता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी के आधार पे ये हमारा जल पाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं, अब डायरेक्शन बात करना है। तो डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में देखो अब इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा अभी मैंने बताया डायरेक्शन में, जैसे कि क्या होता है, देखो ये एक वायर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बहुत सारा, देखो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, बहुत लोग को सोचना होता है कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन का फ्लो होता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन फ्लो ही नहीं करता है। फ्लो कौन करता है, मूव कौन करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो क्या फिर प्रोटॉन के कारण तो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो तब तो इलेक्ट्रिक करंट बनना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करता है, ठीक है, प्रोटॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली में प्रोटॉन मूव करता ही नहीं है लेकिन एज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ देख लें, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैंने बताया था ना, ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल प्रोटॉन मूव कर करके इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके निगेटिव टर्मिनल के ले जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव होता है और पॉजिटिव की ओर जाता है, जो कि अपोजिट होता है करंट के डायरेक्शन का, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारा नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है एग्जाम के दौरान आप लोग अगर बुक पकड़ोगे तो बुक में क्या होता है कि एक देख करके बहुत टेंशन होने लग जाता है कि इतना सारा और इतना कम समय में कैसे पढ़ पाऊंगा। इसलिए अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स अगर होता है तो वहाँ से उससे पढ़ने में कुछ अलग ही फील आता है, तो वो नोट्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस नोट्स का। समझ रहे हो ना। तो फिर इसलिए आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर कर करके अपना नोट्स बनाते जाना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्या है यहाँ पर, गौर से देखना है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक ये कंडक्टर है, कॉपर वायर से लगा दिया। अब देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ ये जो निगेटिव एंड है, निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मूव करके प्रोटॉन की तरफ जा रहा है। अब फिर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दिखा रहा है हमारा करंट मूव करते हुए। पहले क्या दिखाया था, यहाँ से देखो फिर से, निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था गया। अब पॉजिटिव एंड से इसका करंट, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है हाउ द करंट फ्लो इन वायर, ठीक है। तो करंट जो होता है फ्लो कैसे करता है वायर में, तो मैंने बता चुका कि क्या करते हैं हम लोग, सेल या बैटरी पहले लगा देते हैं, उससे भी हमारा फ्लो कर जाता है। जब देखो अब सेल या बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या चीज़ से कनेक्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट रखता है, तो मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे। अब मेटल वायर करेंगे तो क्या मूव करता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो मूव करता है। अब देखो क्या होगा, जब अगर हम लोग सेल नहीं लगा कर रखेंगे, ठीक है, अगर जैसे ये सपोज करो एक
कंडक्टर है, इसके अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन कब ऐसे मूव करता है? जब इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो रखा होता है तब, मतलब कि इसमें कोई भी सेल या बैटरी नहीं लगा हुआ रहता है तब। लेकिन जब यही चीज़ में अगर हम लोग, ये हमारा है, और यही चीज़ में एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जनरेट करा देंगे, तो सोचो क्या हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन था हमारा किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो सोचो, इधर से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस डायरेक्शन, तो मूव करके इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो एक फिक्स ओरिएंटेशन में मूव करने लग जाता है। किसके कारण? सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उसके कारण। क्लियर? When a source of electricity like cell or battery is connected between end of the metal wire, then an electric force acts on the electron present in the wire. Clear है? Since the electron are negatively charged, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने बता दिया, ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता जाता है। आप लोग नोट्स बनाते जरूर जाइएगा, ठीक है? आगे की ओर चलते हैं। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है। सर्किट डायग्राम का क्या होता है, सर्किट डायग्राम बहुत ज़रूरी होना चाहिए बनाने आने के लिए, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है? तो सर्किट डायग्राम पहले अच्छे समझ लेते हैं। देखो पहले सर्किट होता क्या है वो जान लो। तो सर्किट में एक एक पाथ क्रिएट किया जाता है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक वायर से बना होता है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए जाते हैं जिसमें कि आराम से एक क्लोज सर्किट बन जाए और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो अच्छे से, और इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करे अच्छे से। तो देखो क्या क्या है, वायर लगाए, अदर रेसिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो, या फिर कुछ और भी, मोटर, जनरेटर, फैन, कुछ भी लगा सकते हो। तो एक स्विच लगा रहे हैं, फिर तुम्हारा क्या, दो टर्मिनल अपना जनरेट किया है सेल का, उसमें सेल या बैटरी बोल दो, जो भी इलेक्ट्रॉन करंट हमारा फ्लो करने लग जाएगा, वही हमारा सर्किट हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, देखो यहाँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो एक सेल है, ये बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, और ये हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंस है जो कि बल्ब है, और यहाँ एक स्विच लगा दिया गया है। तो स्विच क्या करेगा, जैसे ही ये लगेगा ये हमारा ग्लो करना शुरू हो जाएगा, और ये जैसे ही ब्रेक करेगा ये हमारा ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है? तो ये हमारा एक सर्किट था, बेसिक सा सर्किट था। अब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम में कैसे देखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बल्ब को। तो बल्ब को यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ बल्ब भी लगा सकते हैं। रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये आम मीटर होता है, मैंने बताया था आम मीटर क्या हमें लगता है, सीरीज में। क्यों सीरीज में लगता है? तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण इसलिए इसको पैरेलल लगाया जाता है क्योंकि इसमें करंट जाए ही नहीं, ठीक है? करंट जाए ही नहीं। ज़्यादा करंट अगर ये लेगा, वोल्ट मीटर ले लेगा, तो हमारा बल्ब कैसे जलेगा, नहीं जलेगा। समझ गए? तो ये हमारा सर्किट का डायग्राम है, अच्छे से इसको समझ लो कैसे लगना है सर्किट डायग्राम। आम मीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस है, बल्ब है, और ये सेल है हमारा, और ये कनेक्टिंग वायर हो गया। कनेक्टिंग वायर ज़्यादातर कॉपर यूज होता है हमारे यहाँ, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या है। आगे अब देखो क्या बोल रहा है, एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। सिंबल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर दिख रहा होगा ये। उसके बाद लैंप या लाइट, ग्लोब, जो भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो बल्ब भी बोल सकते हैं। और ये सेल, बैटरी, ये सेल होता है। बैटरी एक्चुअली में जब मल्टीपल लगा देंगे तो कहेंगे ये सेल ही कर लो, ठीक है? ये स्विच, ये इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जब दिखाना रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और आम मीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक बेल इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है? अब एक रेयोस्टेट होता है, रेयोस्टेट किस तरह से दिखाते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखो रेजिस्टेंस है, लेकिन इस तरह से हम लोग रेयोस्टेट दिखा देंगे, ठीक है? इसको रेयोस्टेट क्या होता है, ये कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है?
रियोस्टेट को क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसको कि हम रेसिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। और रेहोस्टेट क्या होता है, रेहोस्टेट इज यूज, देखो वेरिएबल रेसिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड रेहोस्टेट। और रेहोस्टेट जो होता है यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर जहाँ पर करंट को हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा करना रहता है, वो सारा कुछ रेहोस्टेट से ही करते हैं, जो कि बैटरी और सेल से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक सर्किट अब क्या होता है वो देख लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने पीछे बता दिया था, वो था। अब यहाँ वायर जॉइंट है, फिक्स रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, आर्म मीटर है, वोल्ट मीटर है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि ये आर्म मीटर और वोल्ट मीटर दोनों का काम करता है, वही गैल्वेनोमीटर होता है। चलो ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी सारे लेक्चर्स के लिंक है, वो ज़रूर देखें। आप लोग प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट करें, हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।